नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में किसी मुखिया की जब चर्चा होती है तो मन में एक नकारात्मक छवि बनती है, लेकिन आज हम एक ऐसे मुखिया से बात करेंगे जो लगातार जिनके विकास की चर्चा ही उनका परिचय है। रितु जायसवाल नाम है इनका और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। अब इनके परिचय की कोई मोहताज नहीं। हमारे साथ बात करते हैं सर। मैम, इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं आप, महिला दिवस गुजरा, किस तरह का आपको एक मलाल है मन में कि अगर आप विधायक बन जाती तो कुछ ना कुछ इससे बढ़िया और आगे जो अपने लोगों की मदद हो सकती है? देखिए, मलाल क्या रहेगा, यहाँ तो लोकतंत्र है और हार जीत तो होती रहती है। शायद थोड़ी और कोशिश करने की ज़रूरत है, तो मलाल ऐसा कुछ नहीं है। शायद मुझे लगता है कि ये थोड़ी और मेहनत में कमी रह गई या थोड़ी और कोशिश में कमी रह गई, तो वो करना है और कुछ नहीं। लगातार आप ज़मीन पे दिखाई दे रहे हैं, चूँकि अभी दिल्ली में है, दिल्ली से पटना, पटना से परिहार जहाँ से आप चुनाव लड़ी थी, वहाँ के लोगों को लगातार समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो अगर सत्ता में कम से कम आरजेडी भी रहती तो उस हिसाब से आप लोगों को काफ़ी कुछ मदद हो सकती थी, जो अभी विरोध में जो सरकार है? वो तो होता ही है। सरकार अगर अपनी होती है तो आप अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आखिर कोई सत्ता में आना चाहता क्यों है? काम करने के लिए ही तो चाहता है। तो हम लोग का जो था, हमारी पार्टी का तो मुद्दा बहुत ही क्लियर था। उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने सत्ता में आने के लिए कोई झूठे आश्वासन की बात नहीं करी। उन्होंने ज़मीनी बात की, सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई। तो इस तरह का जो उन्होंने ज़मीनी मुद्दा, बेरोज़गार का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने, रोज़गार का जो मुद्दा उन्होंने जिस तरह से उठाया है, तो ये सारी ज़मीनी बातें जो हमारे आज के वक्त की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस मुद्दे पे हम अगर हमारी सरकार बनती तो निश्चित तौर पे वो काम होता। अभी जो है वहाँ पे ज़मीन पे कितना काम हो रहा है उसके बारे में आप सब लोग जान रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हमारी सरकार बनती और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते तो यंग है, सोच नहीं है और अच्छा काम ज़रूर होता और ज़मीन पे काम होता और दिखता। अब 19 लाख के झूठे नौकरी के वादों के साथ अगर कोई आता है और आज जब उनसे पूछा जाता है कि भाई 19 लाख रोज़गार किधर है, तो वो तिलमिलाहट दिखती है। आज विधानसभा में दिखती है। आप पूछ भी रहे थे कि भाई क्या वजह है कि आज बड़ा तानातानी रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी में और नेता प्रतिपक्ष में। तो भाई ये तनातनी क्या है? ये तो सवाल जो जेन्युइनली जो सवाल है, जो आपने जिस मुद्दे पर आप आए, जो आपने 19 लाख रोज़गार की बात आपने करी, जब आपसे पूछा जाता है कि वो रोज़गार कहाँ है तो आपको तिलमिलाहट होती है। आप लोग सत्ता के चौखट पर आकर चुक गए, तो क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव जिस आक्रामक तरीके से सवाल उठाते हैं, आपको लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो तेजस्वी यादव पूरी तरह से निभा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर सबसे सीट लाने वाली पार्टी है, ठीक है, कोई गठबंधन से जैसे तैसे कर के अपना आ जाए, सरकार बना ले, और वो अलग बात है। लेकिन हकीकत तो यही है कि सबसे ज़्यादा सीट पर अगर जीत हासिल हुई है तो आरजेडी की हुई है और सबसे बड़ी पार्टी तो है आज आरजेडी बिहार में। तो निश्चित तौर पे क्यों नहीं रहेंगे? आखिर अगर मजबूत विपक्ष हैं तो मजबूती से अपनी बात को रखने में दिक्कत तो नहीं है, वो तो रखेंगे ही अपनी बातों को। हालांकि आप नीतीश कुमार के बारे में बता चुके हैं, लेकिन क्या वजह है? चूँकि विधानसभा चुनाव से उनको आक्रामक हम लोग देखते आ रहे हैं, चूँकि पहले उनका स्वभाव ऐसा नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जिस मुखरता से सवाल उठाती, यही एक वजह है कि नीतीश कुमार आज आक्रामक और आक्रोशित नजर आते हैं? देखिए, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को करने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति पे आप प्रेशर बना लो, तलवार लटका, ये करना ही है, यही बोलना है जो मैं कहूँगा, वही करना है, तो कहीं ना कहीं ये बात दिखती है कि वो बहुत प्रेशर में है मुख्यमंत्री बने हुए, जैसे जबरन एक चेहरा बने हुए हो, ऐसा लगता है। क्या मजबूरी है ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बने रहने की, या सत्ता का लालच वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और किसी भी कीमत पे वो बने रहना चाहते हैं, चाहे उनके ऊपर कितना भी प्रेशर हो? तो मुझे तो लगता है कि जो गालियाँ, जो 19 लाख रोज़गार की बात हो, झूठे दावों की बात हो, झूठे वादों की बात हो, तो वो गालियाँ अब क्या है ना, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी एक ढाल का काम कर रहे हैं भाजपा के लिए। होता है ना कि सारी गालियाँ हमें पड़ जाए, सारी गालियाँ हम ले लें और पीछे जो है वो भाजपा बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो भाजपा जो है ना, वो बिहार में स्थिति वही उनकी है कि वो नीतीश कुमार को ढाल के रूप में रखे हुए कि सारी गालियाँ तुम खाओ, सारे करतूत हम करें और सारी गालियाँ तुम खाओ, ये स्थिति है। और वो बेचारे बहुत प्रेशर में है मुख्यमंत्री जी, ठीक है, जिसकी वजह से वो तिलमिलाहट, वो जिस तरीके से अभी बहस के दौरान उनका जो गुस्सा दिखता है,
तो कहीं ना कहीं से इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो आदमी जब तक बहुत प्रेशर में ना हो, अंडर प्रेशर ना हो, तब तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या ऐसी बातें या ऐसा गुस्सा नहीं दिख सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है बीजेपी की दुर्बलता के कारण ये नीतीश कुमार ऐसे आक्रोशित नजर आते हैं। बीजेपी की दुर्बलता के कारण नहीं, बीजेपी के प्रेशर के कारण। दुर्बलता कहाँ से, वो तो प्रेशर है ना जो बना रखा है। सामने किसी को रखे रहो, सारी गोलियां और गालियां तुम खाओ और पीछे हम सुरक्षित रहें, ताकि वक्त आने पे हो सकता है कि हम अपना ही भाजपा का मुख्यमंत्री उतार दें। ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है, लोग ये कहें कि सरकार तो है ही है उनकी, तो नीतीश कुमार को हटाया जाए और भाजपा ही अपना कोई चेहरा दे। तो ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो कि भविष्य में उसको उनको ही चेहरे के रूप में भाजपा के ही किसी कैंडिडेट को दिखाया जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब तरीके होते हैं राजनीति में बने रहने के लिए, और कोई बात नहीं है। राज्य में मैम पंचायती चुनाव का समय निकट आ रहा है। जिस तरीके से एक नियम पंचायती राज विभाग द्वारा निकाला गया है कि जो नल जल योजना को लेकर है, जो इसमें कमी पाई जाएगी, उसकी पंचायत का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको रद्द कर दिया जाए, कितना उचित है ये नियम? देखिए, वो कहाँ तक इसको जज करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये योजना जो थी, जिसको जिस तरह से बनाया गया, गाँवों में नल के थ्रू पानी पहुँचाना, पाइपलाइन के थ्रू। जैसे मैं अपना एक पंचायत का एग्जांपल देती हूँ। 3 फीट पे गड्ढा किया गया, पाइप डाला गया, ऊपर पीसीसी सड़क बना दी गई, बगल में कच्चा मकान है मिट्टी का, चूहा अंदर से जाता है, 3 फीट अंदर जा कर के वो पाइप को काट देता है, और वहाँ से पानी इतना बहता है कि उस गरीब का पूरा घर पूरा पानी में वो डूब जाता है। अब उस पाइप को ठीक करने के लिए पहले आप पीसीसी सड़क को तोड़ो, फिर खरंजा हटाओ, फिर 3 फीट मिट्टी है उसको हटाओ, और तब जा कर के आप उसको बनाओ। तब तक पता चला थोड़ी दूर पर फिर चूहे ने पाइप को काट दिया। तो शुरुआत में बहुत गलतियां हुई इसके इम्प्लीमेंटेशन में। जो बनाया गया, इसका जो डीपीआर था, वो उसका डिज़ाइन किसने किया था, भगवान जाने किस तरीके से गांव में प्लास्टिक के पाइप को किसने सजेस्ट किया। अब उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अब वो लोहे की पाइप और इस तरह के टाटा की पाइप वगैरह का उन्होंने अपने डीपीआर में डाला है, और बजट भी डबल किया है। तो जिस तरीके से अभी जब पीएचईडी डिपार्टमेंट को वही योजना दिया गया, तो बजट जस्ट दुगना से भी ज़्यादा हो गया। वही बजट जब पंचायत को दिया गया था तो बहुत कम था, ताकि मतलब प्लास्टिक के पाइप से आप काम चलाओ, तो कैसे सफल होगी? कैसे कोई चीज़ आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, सब जगह एक जैसा नहीं होता ना, हर जगह के हिसाब से बदल जाता है। अब हमारा जो एरिया है वो बाढ़ प्रॉन एरिया है, बाढ़ प्रभावित एरिया है। अब वहाँ पे क्या होता है कि है और एक बाढ़ है और 60 फीट गड्ढा हो गया। जहाँ 3 फीट पे आपका पाइप है, वहाँ 60 फीट गड्ढा हो गया। वो पाइप कहाँ गया पता नहीं, और 4 महीने तो फिर वो 3 महीने तो वो बाढ़ तक ठीक भी नहीं होने वाला, जब तक बाढ़ का पानी जमा है। तो वो, और उस पाइप, फटे हुए पाइप से जो पानी जाएगा, या वो तो पानी जा ही नहीं पाएगा, सप्लाई ही नहीं हो पाएगा। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, बिना कुछ जाने सुने आप किसी योजना को सिर्फ वोट बैंक को दिमाग में रख के हर घर नल का जल, भाई घर में हर घर जल का नल पहुंचा, कहाँ पर ये सफल है और कैसे सफल है? मैं तो अपना पंचायत का एग्जाम्पल देती हूँ कि मिट्टी के अंदर से, घर के अंदर से जाके पाइप काट दिया। बाढ़ का एरिया था, 6 फुट 3 फीट पे पाइप लगाना था, और 25 फीट गड्ढा हो गया, और 3 महीने 4 महीने वो पानी जमा रहा। तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? तो 3 महीने बिना पानी के रहे, क्योंकि अब तो ये भी नहीं है कि हैंडपंप लगाना है पंचायतों को, या कुछ कि आदमी हैंडपंप लगा ले तो उससे काम चला ले। तो आपने तो कहीं का भी नहीं छोड़ा पंचायतों को, ना पाइप से पानी पहुँचा रहे हो बारिश के टाइम पे, और न वैसे पहुँचा रहे हो। तो मतलब बर्बाद कर दिया योजना, पानी का क्या, पानी में ही फेंक दिया। बात आप करप्शन की करते हैं। आप ये बताइए कि पंचायत में एक मुखिया होता है, ठीक है, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है, उसके साथ जो एक पंचायत सचिव होता है वो सिलेक्टेड बॉडी है। वो एग्ज़ाम पास करके आया, उसके ऊपर जिम्मेवारी, वो नौकरी कर रहा है, उसको डर है अपनी नौकरी जाने का। लेकिन यहाँ जो अभिकर्ता आपने बनाया, पंचायत में अभिकर्ता पंचायत सचिव होते हैं। आपने जो यहाँ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में आपने जो बनाया, जिनको अभिकर्ता, वो कौन है? वार्ड सदस्य हैं, और वार्ड में ही चुना हुआ एक व्यक्ति है जो कि वार्ड सचिव है, जिनके कंबाइंड चेक से पैसा निकलेगा। उसके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि उसकी गड़बड़ी करेगा तो वो नौकरी जा सकती है। मॉनिटरिंग के लिए अगर आपने मुखिया को रखा है तो बिना मतलब का बात है। आप किस तरह से क्या करेंगे, क्या आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है, कैसे उसको करेंगे? अगर कई ऐसे मामले हुए कि झूठे मुखिया ने अगर कराई किया तो झूठे केस कर दिए गए। कई ऐसे मामले हुए कि पैसे इतने मांगे गए कि वो योजना सफल नहीं हुई। तो कम से कम ये सफल होने वाली योजना मेरी नज़र में तो नहीं थी। सरकार अपनी खामियां मुखिया पर जानबूझ के थोप रही है। बिल्कुल, सारी कमियां के लिए सामने में एक मुखिया आता है जिसके ऊपर सारा कुछ आप थोप दो, जबकि ना तो वो अभी करता है, ना डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, उसने अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और अगर कई बार ऐसा भी हुआ
कि अगर आपने दबाव बनाया वार्ड मेंबर्स पे या किसी पे कि आप इस काम को अच्छे से करिए, तो कई मुखियाओं को केस का सामना करना पड़ा, झूठे केस का सामना करना पड़ा। मैं ये नहीं कहती कि मुखिया पाक साफ है या वार्ड पाक साफ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस योजना के कारण भारी दिक्कत मुखिया को भी उठाना पड़ा है, वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव को भी उठाना पड़ा है, और कई जगहों पे इस योजना के कारण अच्छी मलाई मुखिया ने भी खाई है और वार्ड सचिव ये ले दे करके ये बंदर बांट का और इस तरह का ये पूरा का पूरा बन गया ये योजना। कई लोग ये जानना चाहते हैं, चूँकि आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो क्या जो आगामी सरपंच का और पंचायत का चुनाव उसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं कि नहीं? हो भी सकता है, अभी तो वक्त है, मैं तो अपना काम एंड तक करूँगी। अगर जनता अगर चाहेगी तो शायद आ भी सकती हूँ, लेकिन मेरा अपना खुद का मानना ये है कि मेरी जिम्मेवारी अभी बढ़ गई है। और पहले मैं एक पंचायत की मुखिया थी, अभी 38 पंचायतों के लोगों ने मुझे वोट किया और पूरे मतलब अच्छी खासी मतलब 72,000 के करीब वोट मुझे आए, तो कहीं ना कहीं से मेरी जिम्मेवारी उनके प्रति भी बनती है। तो अगर मैं एक पंचायत में अगर अभी मुखिया के तौर पे रह जाती हूँ तो कहीं ना कहीं से उनके लिए मैं वक्त नहीं निकाल पाऊँगी, तो मैं अपने आप को फ्री रखना चाहती हूँ और सबके लिए एक समान होकर के काम करना चाहती हूँ। समय तो ज़्यादा मैं शायद ना लड़ूँ जी। समय ज़्यादा हो रहा है। एक आखिरी सवाल है कि बंगाल और असम का चुनाव, वहाँ आरजेडी पार्टिसिपेट कर रही, तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जिस प्रतिनिधित्व के साथ, जिस लीडरशिप के साथ बिहार में भी चुनाव लड़े, उसी तरह असम, हालांकि बंगाल में केवल समर्थन देने का ऐलान किया, उस तरह से कामयाब हो पाएंगे? नहीं, बंगाल में समर्थन दिया है उन्होंने और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है और कही है, तो हमें लगता है कि उनका समर्थन सही है और उसका असर दिखना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंगाल में तो आप जानते ही हैं कि माइग्रेशन के कारण वहाँ पर हैं, काफ़ी बिहार के लोग वहाँ पे हैं और हमारी पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, तो हमको लगता है कि अगर समर्थन अगर है तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास वो सीट मांगने गए थे, लेकिन उनको सीट नहीं मिला तो केवल समर्थन देके आ गए वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनसे ही पूछे जिन्होंने कहा है, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये बात हवा हवाई वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।